गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड ये आपकी ऑन डिमांड इंट्रोडक्शन वीडियो है इंग्लिश की। क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं मैथ्स में, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जीएस में, मगर इंग्लिश की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके बहुत सारे कारण हैं कि वो सही तरीका नहीं जानते कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में स्कोर करने का। पढ़ तो सब लेते हैं मगर स्कोर तो कोई कोई कर पाता है, और कई बार वो मिसगाइडेड भी हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने कोचिंग्स में। और कई बार आप ओवर एम्फेसाइज करते हैं रूल्स पे कि नहीं रूल्स ही पढ़ने हैं, रूल्स ही पढ़ने हैं, मगर एक्चुअल में रूल्स से बहुत ज़्यादा होता है आपका इंग्लिश में स्कोर करना। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पास कोई जादू की झड़ी है कि जिससे मैं आपकी इंग्लिश की एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ऐसा मेरे पास कोई जादू की झड़ी नहीं है, मगर मेरे पास जो तरीका है वो एक जादू की झड़ी से कम भी नहीं है, और वो आपकी इंग्लिश के स्कोर को मिनिमम 20 से 30% बढ़ा देगा। और ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम बोला है, और अगर आप मेरे साथ सही तरीके से काम करेंगे तो ये मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। ये आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका पेपर का स्ट्रक्चर होता है, और आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा ग्रामर पोर्शन में, रीडिंग पोर्शन में और वोकैब पोर्शन में कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं अपना पूरी तरह से डिटेल मेथड डिस्कस करूँगा, जो कि आपका स्मार्ट वर्क होगा और पेपर में वो ही काम आता है। तो देखते हैं आगे की वीडियो मिनी स्क्रीन से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर मेरे पास कोई तरीका है कि वो तरीका आपको बताएगा कि इंग्लिश आपके अंदर से आती है। वो तरीका आपको मजबूर करेगा अपने आप को जानने के लिए, अपने विचारों को जानने के लिए। और बिलीव मी, एक बार अपने विचारों को आप अच्छे से जान पाए ना, तो आपके वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, वोकैब कम पड़ जाएंगी, और उन विचारों से ही आपके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ से कॉम्प्रिहेंशन। चलो कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोविड-19, ये वर्ड आपका मिलके बना है कोरोना वायरस डिजीज 2019 से। ये आउटब्रेक हुआ था। आउटब्रेक, ये आपका दोनों ही वर्ड आपके फैमिलियर हैं, आउट और ब्रेक। आउट मतलब बाहर निकला था, कहां से? वुहान, चाइना से। उसके बाद ये एपिडेमिक बना, मतलब धीरे धीरे पूरे चाइना में फैला। ये वर्ड बना है आपका एपी और डेमिक से। एपी मतलब आउटर। जैसे ये वर्ड आपका पाया जाता है 2-3 जगहों पर, एपिडर्मिस, आपका एपी सेंटर, इन जगहों पर ये वर्ड पाया जाता है। इसमें मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, और एपी सेंटर मतलब सेंटर से बाहर। तो एपिडेमिक आपका क्या बन गया? जो वुहान जो सेंटर था ना आउटब्रेक का, वहां से निकल के पूरे चाइना में फैल गया। अच्छा, इसने फिर काफी तबाही मचाई। ये भी आपके विचार में आया ही होगा दिमाग में। तो उसका वर्ड होता है डिस्ट्रक्शन, जो आपका बना है डी कंस्ट्रक्शन से। और किसी वर्ड के पीछे डी लगा देते हो ना, तो वो उसका ऑपोजिट मतलब विलोम हो जाता है। अच्छा, चाइना से निकल के ये पूरे विश्व में फैल गया, तो पूरे विश्व के लिए हम यूज करेंगे पेंडेमिक, जो आपका WHO ने से डिक्लेयर कर दिया। पेन मतलब ऑल, डेमिक मतलब जो एपिडेमिक में भी यूज हुआ है, इसका मीनिंग होता है फॉल अपॉन। और पहले जमाने में माना भी जाता था कि किसी अगर कोई चीज आप पे गिर रही है ना, तो वो डिसीज ही तो है। और फिर आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि दुनिया में कितनी तबाही मचा रहा है, तो ऐसे फिनोमिनन को एपोकलिप्स कहते हैं, मतलब वो फिनोमिना जो दुनिया को नष्ट कर सकते। मेरा नाम दिनकर शर्मा है, एंड माय इंग्लिश स्कोर इन SSC CGL 2017 was 173, and in 2018 my English score was 194. You can also connect with me on Facebook. I am there on Facebook with the name Dinkar Sharma, and you can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390, and you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. प्लीज डोंट ट्राई लर्न द रूल्स, हमेशा उनको प्रैक्टिस कीजिए, जैसा कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा भी, और आपके साथ प्रैक्टिस भी करूंगा डेली। तो बढ़ते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ कि किस तरह से आपका पेपर ब्रेकअप होता है अलग अलग सेगमेंट्स में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आइडिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखते हैं कैसे। आपका वर्ड होता है फिलॉसफी। ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है फिलो एंड एक है सोफी। फिलो का मतलब होता है लव, और सोफी का मतलब होता है लाइफ। तो उससे ही आपका जन्म लेता है वर्ड फिलॉसफी, जिसका मतलब होता है लव ऑफ लाइफ। तो फिलॉसफी हम उसे ही तो कहते हैं जो बंदा अक्सर एक जीवन के बारे में एक गहरा और बड़े मतलब की बात करता है, तो उसे हम फिलोसफिकल कहते हैं। तो अब थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, ये आपके पांच पूछे जाते हैं SSC मेंस में। फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपके 5 पूछे जाते हैं।
वह इडियम्स को तो आप मुहावरे कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अनेक शब्दों के एक शब्द। एंड स्पेलिंग्स ये भी आपकी 5 पूछी जाती हैं। तो अगर टोटल करें तो ये 30 मार्क्स के हो जाते हैं। और अगर परसेंटेज निकालें तो ये आपका अराउंड 15% कवर करता है एसएससी मेंस का। और ऐसे ही आप वो कैप पोर्शन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये आपको मैं अभी बताऊंगा भी कि किस तरह से मैं इस पोर्शन को अटेम्प्ट करता हूँ। फिर आता है आपका ग्रामर पोर्शन। ये आपका मैक्सिमम वेटेज कैरिंग पोर्शन होता है और ये आपका 50 to 60% बनता है। और आप करते क्या है, इसमें एक बुक लाते हैं और रूल्स याद करना शुरू कर देते हैं। बट जब एग्जाम में एक के बाद एक क्वेश्चन आता है ना और आप रूल्स भूल जाते हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं और फिर कंफ्यूजन होने लगता है, जिससे आपकी साइकोलॉजी जो आपने मोमेंटम गेन करा था पेपर में वो गिर जाती है और इवेंचुअली आपका स्कोर भी गिर जाता है। तो उसी से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, ना कि रूल्स याद करने की। प्रैक्टिस से आपको एक चीज मिलती है, यूजेज। और यूजेज आपका रूल से भी बड़ी चीज है, क्योंकि भाषा तो हर 10 किलोमीटर पे बदलती ही है। और यूजेज आपको वो चीज बताता है कि किस तरह से एक शब्द का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग निकल के आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। थर्ड पोर्शन आता है आपका रीडिंग पोर्शन, जिसे आप क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये आपका 40% के अराउंड पेपर में कैरी करता है। और ये सिर्फ एसएससी मेंस की नहीं, ये किसी भी एग्जाम के परसेंटेज वेटेज हैं इन सब की। क्लोज टेस्ट आपके 5 आते हैं, 5-5 मार्क्स के होते हैं और टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। ऐसी पैराजम्बल्स, एबीसीडी सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें कहते हैं पैराजम्बल्स। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका पैराग्राफ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अरे स्पेलिंग्स तो एसएससी में बहुत बार रिपीट भी होती हैं और मैं इसको आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा, उसमें ही आपकी कवर हो जाती हैं स्पेलिंग्स भी। तो मैं क्या मेथड अपनाता हूँ वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपसे पूछ रहा है सिनोनिम ऑफ जिनेकोलॉजिस्ट, तो मैं इस वर्ड को तोड़ता हूँ बीच में से। जीना का मतलब होता है वुमेन और लॉजिस्ट का मतलब होता है, ये वर्ड आता है आपका लोगो से, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब लोगों से ही मिलके बने हैं। और लोगों का मतलब होता है स्टडी। तो जो स्टडी ऑफ वुमेन करता है या फिर स्टडी ऑफ वुमेन डिसीज, उसी को आपका लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्रेडुलस, इसका अगर आपको एंटोनिम निकालना हो तो मैं जानता हूँ क्रेडुलस बना है क्रेडो से। और क्रेडो का मतलब होता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स ही तो हैं जो आपको बताते हैं कि ये इंसान इस पहचान का है और ये विश्वसनीय है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो आप विश्वसनीय हो जाते हैं। तो क्रेडो का मतलब होता है जो विश्वसनीय है, तो इसका एंटोनिम होगा इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय। अच्छा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें और रीडिंग पोर्शन की, तो आप कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्रैक करने की, मगर ये भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि हमेशा आपको सेंट्रल आइडिया पकड़ना होता है पूरे पैराग्राफ में, क्योंकि बहुत सारी तो इन्फॉर्मेशन उसमें यूज की होती ही नहीं। और अगर आप सेंट्रल आइडिया पकड़ लेते हैं तो पूरा पैराग्राफ आपके सामने ऐसे खुल जाता है जैसे एक खुली किताब, और उसे ही आपका एपिटमी कहते हैं, सेंट्रल आइडिया को। दूसरी चीज, हमेशा आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जिससे आप रीडिंग पोर्शन में टाइम कम वेस्ट करें और कंफ्यूज भी कम हो। अगर ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगे। और थर्ड, डोंट पे अटेंशन टू यूजलेस इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई चीज आपसे बोलता है कि टाइम, प्लेस, इन सब की नॉलेज की जरूरत नहीं होती अंडरस्टैंडिंग बनाने में, क्योंकि ये तो फिक्स चीजें हैं, ये कोई आइडियाज थोड़ी हैं। और फिर बात करें पैराजम्बल्स की, पैराजम्बल्स के लिए कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे कोई वर्ड होते हैं हेंस, देयरफॉर, तो ये बताते हैं कि वो सेंटेंस लास्ट में आएगा। और कुछ सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहे हो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्विस, तो वो सेंटेंसेस हमेशा पहले आते हैं, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं और ये आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करते हैं। और फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में आप सबसे ज्यादा जरूरी है 2-3 चैप्टर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब प्रीपोजिशन एग्रीमेंट। और क्लोज टेस्ट में आपका यूजेज और सेंस ऑफ द पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब आपका मैं कवर कराऊंगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो जैसे ऐसे पूछे जाते हैं ऐसे सेंटेंस, ये होगा आपका ए, बी, ये सी, डी एंड ई। तो आई एम वेरी थर्स्टी सो गिव मी लिटिल वाटर। एरर आपका मी लिटिल वाटर पार्ट में है, इससे लिटिल से पहले आपका आ आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर और आ लिटिल का मतलब होता है सम या फिर थोड़ा। तो आप लिटिल की जगह सम भी यूज कर सकते थे, गिव मी सम वाटर।
और अगर लिटिल यूज करना है तो आप लिटिल के साथ ए लगाइए, क्योंकि तब जाके वो सम का मतलब होता है। लिटिल का अपने आप में मतलब होता है ना के बराबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू, तो इसमें आपका पार्ट ए में एरर है, अनलेस की जगह अनटिल आएगा। अनलेस का मतलब होता है कंडीशन, जहां पे आप शर्त रखी गई हो, जैसे कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। और अनटिल का मतलब होता है समय, जब तक आप उसकी बुक रिटर्न नहीं करोगे तब तक वो आपसे बात नहीं करेगा, तो इसलिए जब तक समय बताता है अनटिल। थर्ड क्वेश्चन दे टॉक फॉर अ व्हाइल देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। तो जैसे आप देख रहे हैं टुमारो मॉर्निंग की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये पास्ट क्या कर रहा है, इसे आप विल टॉक में चेंज करिए। दे विल टॉक फॉर अ व्हाइल एंड देन दे विल कंटिन्यू टू प्ले द गेम टिल टुमारो मॉर्निंग। ये बता रहा है कि अभी वो बात करेंगे, फिर वो कल सुबह तक गेम खेलेंगे, क्या पता शतरंज खेलें, क्योंकि इतना लंबा तो गेम वो ही चलता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी कभार टेंसेस से और कभी कभार बेसिक इंफॉर्मेशन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनते हैं। ये आपको मैं डेली लेवल पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। एंड देन द टीचर वाज वेरी एंग्री, तो कई लोग क्या करते हैं, टीचर वाज वेरी एंग्री एट यू लगा देते हैं, मगर नहीं, एट समथिंग होता है। अगर इसके बाद कोई चीज होती, एट योर बिहेवियर, एट योर ड्रेस, तो आता एट। मगर अगर कोई पर्सन है तो उसके बाद आएगा विद, तो विद आपका सही जवाब होगा। ऐसे ही इफ आई हैव टाइम आई वुड हैव डन इट यस्टरडे, तो इसका सही जवाब होगा इफ आई हैड टाइम। तो ये आपके विशिंग सेंटेंसेस होते हैं और इनके अलग ही 5-6 रूल्स होते हैं, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद में रखने चाहिए पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। जैसे कि आपका इंग्लिश में एसएससी में 130 to 160 एवरेज स्कोर माना जाता है, एंड वैसे आपका 75%, 60 to 75% किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश में एवरेज स्कोर काउंट होता है। और आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए 2 मंथ्स लगते हैं मिनिमम, और ये आपके मैं वोकैब सेशंस चलाऊंगा, उसमें आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो जाएगी। एंड देन आपके मिनिमम 15 दिन लगते हैं गुड रीडिंग स्पीड बनाने के लिए। और उसके बाद आपका पेपर जो आपका लास्ट वीक ऑफ जून में होने वाला था एसएससी मेंस का, अब पोस्टपोन हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अगस्त या फिर सितंबर में कंडक्ट होगा। एंड यू कैन अचीव इजीली 150 स्कोर विदाउट एनी हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बट आप स्मार्ट वर्क करिए, उससे आपका 150 प्लस स्कोर आसानी से चला जाएगा। तो इस चैनल पे मैं आपको पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स, किस तरह से आप कम टाइम में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वोकैबुलरी सेशंस, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, आपकी रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट की एक्सरसाइज, और रूल्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा, बट उन्हें आप याद मत करने बैठिएगा, बल्कि प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे साथ, और फिर आप मेरा एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी भी अगर हेल्प आए तो काम में ले सकते हैं। एंड ऑल्सो आप इस चैनल पे आपके करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं डेली, और क्योंकि इंग्लिश और जीएस ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं वो कहीं पर भी आपको बहुत मेहनत करने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हम बीइंग एन इंडियन बहुत लेजी होते हैं और इन दोनों सब्जेक्ट्स में मेहनत नहीं करते। तो इस चैनल पे आपके दोनों सब्जेक्ट आसानी से कवर हो जाएंगे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर इस इंग्लिश पेपर्स के लिए। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।